हेलो एवरीबॉडी, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस का सेकंड चैप्टर मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व और मूल कर्तव्य के बारे में। इससे पिछले वाले वीडियो में हमने बात करी थी इसी लेसन के बारे में। इसके 3 मौलिक अधिकारों के बारे में हमने इसके पिछले वाले वीडियो में पढ़ा था और आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे आगे के 3 मौलिक अधिकार जो कि धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार से शुरू होते हैं। चौथे मौलिक अधिकार से आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा और संस्कृति का अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इन सब के बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। एक इम्पोर्टेंट चीज आपको बता दूं, मैं पॉलिटिकल साइंस के और भी वीडियोस बनाए हुए हैं। खंड ए का फर्स्ट लेसन और सेकंड लेसन का वीडियो कंप्लीट होकर अपलोड कर दिया है मैंने। खंड बे का फर्स्ट लेसन के 3 वीडियोस बनाकर डाल दिए हैं और सेकंड लेसन का ये दूसरा वीडियो है। सभी वीडियो को प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सभी वीडियो को लाइक करें और वीडियो को पूरा देखें आप, क्योंकि आप पूरा नहीं देखेंगे तो आपको पूरा लेसन समझ में नहीं आएगा और आप अच्छे परसेंटेज नहीं बना पाएंगे। इसी के साथ एक और इम्पोर्टेंट चीज मैं आपको बता दूं कि इन लेसन्स की पीडीएफ फाइल प्रत्येक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है और प्रत्येक लेसन के नोट्स का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो आप उन लिंक को क्लिक करके और आप नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं और इस लेसन की पूरा पीडीएफ भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस वो भी मैं आपको बताऊंगा। जैसे स्कूल्स में आपके फर्स्ट टेस्ट, सेकंड टेस्ट होते हैं, ऐसे ही आपका टेस्ट लूंगा, ऑनलाइन टेस्ट भी लूंगा। तो वो ऑनलाइन टेस्ट, ये चैप्टर खत्म हो जाए, सेकंड लेसन खत्म हो जाए, उसके बाद में आपका ऑनलाइन टेस्ट लूंगा और आपको टेस्ट भी ऑनलाइन ही देना है। तो उसके लिए आप तैयार रहें और ज्यादा से ज्यादा अपने साथियों को इनसे जोड़ें, उनको भी फायदा हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। चौथा अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 25 से 28 में इसका वर्णन है। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। भारत एक बहुधार्मिक देश है। हमारे देश में सभी धर्मों के लोग रहते हैं। संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 में प्रत्येक व्यक्ति को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान किया गया है। इसमें कौन कौन सी स्वतंत्रताएं आती हैं धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत, उनका हम एक एक करके अलग अलग यहाँ वर्णन करेंगे। सबसे पहला है अंतःकरण की स्वतंत्रता, जो कि अनुच्छेद 25 के अंतर्गत इसका वर्णन है। इस अनुच्छेद के अनुसार अंतःकरण की स्वतंत्रता तथा कोई भी धर्म अंगीकार करने, उसका अनुसरण व प्रचार करने का अधिकार प्राप्त है। धार्मिक संस्थाओं में बिना किसी भेद के प्रवेश व पूजा अर्चना का अधिकार दिया गया है। तो ये है अंतःकरण की स्वतंत्रता, अर्थात व्यक्ति कोई सा भी धर्म का प्रचार प्रसार कर सकता है, कोई से भी धर्म को स्वीकार कर सकता है और उसे मान सकता है, उसका अनुसरण कर सकता है, पूजा अर्चना वो कर सकता है। नेक्स्ट है धार्मिक मामलों का प्रबंध करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 26 के अंतर्गत इसका वर्णन है। इस अनुच्छेद में प्रत्येक धर्म के अनुयायियों को निम्न अधिकार प्रदान किए गए हैं, जिसमें है धार्मिक और धर्मार्थ प्रयोजनों के लिए संस्थाओं की स्थापना व पोषण। यानी कोई भी व्यक्ति धार्मिक और धर्मार्थ प्रयोजन के लिए धार्मिक संस्थाओं की स्थापना कर सकता है और उनका पोषण कर सकता है। धर्म विषयक कार्यों का प्रबंध करना, अर्थात वो धर्म से संबंधित कार्यों का वो प्रबंधन कर सकता है, इसमें कोई रोक टोक नहीं है। चल अचल संपत्ति के अर्जन व स्वामित्व का अधिकार, यानी किसी भी धार्मिक संस्था के नाम पर वो कोई भी चल अचल संपत्ति अर्जित कर सकते हैं और उन पर उनका स्वामित्व बनाए रख सकते हैं। उस संपत्ति का विधि के अनुसार संचालन करने का अधिकार भी उनको प्राप्त होता है, यानी कानून के अनुसार उनका रखरखाव करना और उस संपत्ति का संचालन करने का अधिकार भी उस धार्मिक संस्था को दिया होता है। अगला है राजकीय संस्थाओं में धार्मिक शिक्षण पर रोक। अनुच्छेद 28 के अंतर्गत इसका वर्णन किया गया है। इस अनुच्छेद के अनुसार राज्य की निधि से, यानी राज्य द्वारा जो पोषित जितनी भी शिक्षण संस्थाएं हैं उनमें किसी प्रकार की धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। इसके साथ ही राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त या आर्थिक सहायता प्राप्त शिक्षण संस्था में, यानी जो राजकीय विद्यालय हैं उनके अलावा जो राज्य के द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालय हैं और प्राइवेट स्कूल्स जो हैं और आर्थिक सहायता जो गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स जो होती हैं, प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में भी किसी व्यक्ति को धर्म विशेष की शिक्षा लेने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। अर्थात वहां पर किसी भी धर्म का प्रचार प्रसार या किसी भी धर्म विशेष की शिक्षा लेने के लिए आप किसी बच्चे को पाबंद नहीं कर सकते हैं। यह है राजकीय संस्थाओं में धार्मिक शिक्षण पर रोक, अनुच्छेद 28 के अंतर्गत। तो ये था चौथा अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। और अब हम बात करते हैं 5वें मौलिक अधिकार के बारे में, जो कि है सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी अधिकार। अनुच्छेद 29 और 30 में जिसका वर्णन है। अब इसके अंतर्गत कौन कौन से बातें आती है, एक एक करके हम उन पर चर्चा करते हैं। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों की सुरक्षा, अनुच्छेद 29 के अंतर्गत इसका वर्णन है। इस अनुच्छेद के अनुसार देश के सभी नागरिकों को संस्कृति व शिक्षा संबंधी स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है।
नागरिकों के प्रत्येक वर्ग को अपनी भाषा, लिपि व संस्कृति को सुरक्षित रखने का पूरा अधिकार है। यानी नागरिक जो हैं वो किसी भी भाषा को अपना सकते हैं, किसी भी लिपि को वो अपना सकते हैं और अपनी संस्कृति को भी वो सुरक्षित रख सकते हैं, ये उन्हें अधिकार है। इस तरह राज्य द्वारा संचालित शैक्षणिक संस्थानों में जितने भी राजकीय विद्यालय हैं, प्रवेश के लिए जाति वर्ग के आधार पर, यानी किसी भी जाति या किसी भी वर्ग के आधार पर उनके साथ कोई विभेद नहीं किया जाएगा, कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। फिर आता है अल्पसंख्यक वर्ग को शिक्षा संस्थाओं की स्थापना व संचालन का अधिकार, अनुच्छेद 30 के अंतर्गत। इस अनुच्छेद के अनुसार अल्पसंख्यक वर्ग को अपनी इच्छा अनुसार शिक्षण संस्थान की स्थापना करने और उनके संचालन संबंधी अधिकार प्राप्त हैं। राज्य द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान करते समय किसी भी ऐसी संस्था के साथ धर्म, जाति के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। अर्थात जो माइनॉरिटीज हैं, अल्पसंख्यक वर्ग हैं, उनको अपने शिक्षण संस्थाओं की स्थापना करने का और उनका संचालन करने का अधिकार प्राप्त है और राज्य द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान करते समय उनके साथ ऐसा कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो ये था धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। और फिर उसके बाद 5वां अधिकार था शिक्षा और संस्कृति संबंधी अधिकार। और अब हम बात करते हैं छठे अधिकार की, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 32 के अंतर्गत इसका वर्णन है। यद्यपि संविधान में मूल अधिकार प्रदान किए गए हैं, किंतु यदि उनकी उचित क्रियान्विति की व्यवस्था न की जाए तो इनका कोई अर्थ नहीं रहेगा। अर्थात संविधान में नागरिकों को मौलिक अधिकार तो दिए गए हैं, लेकिन मान लीजिए कि उन मौलिक अधिकारों की सही ढंग से क्रियान्विति नहीं होती है, उनको लागू नहीं किया जाता है, तो वो औचित्यहीन है, उनका कोई औचित्य नहीं रह जाता है। संविधान निर्माताओं ने इसी तथ्य को मद्देनजर रखते हुए संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया है। इसका अभिप्राय यह है कि नागरिक अधिकारों को लागू कराने के लिए न्यायपालिका की शरण ले सकता है। अर्थात मान लीजिए अगर नागरिकों के इन अधिकारों का हनन होता है, किसी भी तरह से किसी व्यक्ति, किसी संस्था या स्वयं राज्य के द्वारा भी अगर उनका हनन किया जाता है, तो नागरिक इन अधिकारों को लागू कराने के लिए न्यायपालिका की शरण ले सकता है। डॉक्टर अंबेडकर ने तो अनुच्छेद 32 का महत्व स्पष्ट करते हुए, यानी अर्थात ये जो अनुच्छेद 32 है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसका महत्व स्पष्ट करते हुए कहा था कि यदि मुझसे कोई ये पूछे कि संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जिसके बिना संविधान शून्य प्राय हो जाएगा, तो मैं इस अनुच्छेद को छोड़कर किसी और अनुच्छेद की ओर संकेत नहीं कर सकता। ये तो संविधान की हृदय व आत्मा है। ध्यान दीजिए, आप अंडरलाइन करते हुए चलें कि संविधान का हृदय और आत्मा कौन से अनुच्छेद को कहा गया है? अनुच्छेद 32 को। कौन से मौलिक अधिकार को कहा गया है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। सर्वोच्च व उच्च न्यायालय द्वारा मूल अधिकारों की रक्षा के लिए निम्न 5 प्रकार के लेख जारी किए जा सकते हैं। अर्थात अगर सरकार के द्वारा भी इन अधिकारों का हनन किया जाता है तो ये 5 प्रकार के लेख न्यायालय जारी कर सकता है, जिसमें पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण लेख। ये उस व्यक्ति की प्रार्थना पर जारी किया जाता है जो ये समझता है कि उसे अवैध रूप से बंदी बनाया गया है। इसके द्वारा न्यायालय संबंधित अधिकारी को यह आदेश देते हैं कि बंदी बनाए गए व्यक्ति को निश्चित समय व निश्चित स्थान पर निश्चित प्रयोजन के लिए उपस्थित करे, जिससे न्यायालय ये जान सके कि उसे वैध रूप से बंदी बनाया गया है या अवैध। अगर बंदी बनाने का कारण अवैध होता है तो न्यायालय तत्काल इसे मुक्त करने की आज्ञा देता है। अर्थात किसी व्यक्ति को बिना कारण, बिना किसी उचित प्रक्रिया के अगर उसे बंदी बनाया जाता है तो वो व्यक्ति न्यायालय में याचिका दायर कर सकता है और न्यायालय बंदी प्रत्यक्षीकरण लेख जारी करके और बंदी बनाने वाले अधिकारी से ये जान सकता है, जानने का अधिकारी है कि उसे किस अधिकार के तहत बंदी बनाया है, अर्थात उसे वैध रूप से बंदी बनाया गया है या अवैध रूप से। और अगर अवैध रूप से बंदी बनाया होता है तो न्यायालय तत्काल उसे मुक्त करने की आज्ञा देता है। ये कहलाता है बंदी प्रत्यक्षीकरण लेख। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको अच्छे से पढ़ें। बंदी प्रत्यक्षीकरण लेख। अब अगला है परमादेश। इस आदेश द्वारा न्यायालय उस पदाधिकारी को अपने कर्तव्य निर्वहन के लिए आदेश जारी कर सकता है जो पदाधिकारी अपने कर्तव्य का समुचित पालन नहीं कर रहे हैं। अर्थात गवर्नमेंट बॉडीज, जितने भी राजकीय अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, अगर उनमें से कोई भी अधिकारी अपने कर्तव्य का निर्वहन सही ढंग से नहीं करता है और कोई व्यक्ति उसकी शिकायत करता है तो न्यायालय उसके खिलाफ परमादेश जारी कर सकता है और उसे अपना कार्य सुचारू रूप से करने के लिए बाध्य कर सकता है। फिर आता है प्रतिषेध लेख। ये आलेख सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय द्वारा अपने अधीनस्थ न्यायालयों को जारी करते हुए निर्देश दिया जाता है कि इस मामले में कार्यवाही नहीं करें,
क्योंकि ये उनके क्षेत्राधिकार से बाहर है। प्रतिषेध लेख, ध्यान दीजिए, यानी ये आलेख कौन जारी करता है? सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के द्वारा ये जारी किया जाता है। और किसको जारी किया जाता है? अपने अधीनस्थ न्यायालयों को, जिला न्यायालय और जो तहसील न्यायालय हैं उनको जारी किया जाता है। और ये निर्देश दिया जाता है कि इस मामले में, अमुक मामले में, किसी भी मामले में कार्रवाई करने का अधिकार आपको नहीं है, ये आपके क्षेत्राधिकार से बाहर है और वो उस मामले को अपने यहाँ मंगवा सकते हैं। इसके बाद चौथा लेख है उत्प्रेषण लेख। इस आज्ञा पत्र का उपयोग किसी भी विवाद को निम्न न्यायालय से उच्च न्यायालय में भेजने के लिए जारी किया जाता है, जिससे कि वह अपने शक्ति से अधिक अधिकारों का प्रयोग न करें और न्याय के प्राकृतिक सिद्धांत की पालना की जा सके। ये अर्थात इस आज्ञा पत्र उत्प्रेषण लेख का उपयोग किसी भी विवाद को निम्न न्यायालय से उच्च न्यायालय में भेजने के लिए जारी किया जाता है, ताकि वह अपनी शक्ति से अधिक अधिकारों का प्रयोग नहीं करे और जो अधिकार जिस न्यायालय को दिया गया है वो काम उसी न्यायालय के द्वारा किया जाए, अर्थात प्राकृतिक सिद्धांत की पालना की जा सके। इसके लिए ये लेख जारी किया जाता है। फिर आता है बात, पांचवा जो लेख है अधिकार प्रच्छा। जब कोई व्यक्ति गैर कानूनी तौर पर किसी सरकारी या अर्ध सरकारी या निर्वाचित पद को संभालने का प्रयास करे, अर्थात कोई भी व्यक्ति जो है गैर कानूनी तरीके से, बिना कानूनी तरीके से अगर वो सरकारी या अर्ध सरकारी निर्वाचित पद को संभालने का प्रयास करे तो उसे ऐसा आदेश जारी किया जा सकता है कि वह किस आधार पर इस पद पर कार्य कर रहा है। जब तक वह संतोषजनक उत्तर नहीं देता है तब तक वह कार्य नहीं कर सकता और न्यायालय उस पद को रिक्त घोषित कर सकता है। और अब हम बात करते हैं मूल अधिकारों के मूल्यांकन की, यानी ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं इनका हम मूल्यांकन करते हैं कि ये किस हद तक सही है या गलत है। भारतीय संविधान में प्रदत्त मूल अधिकारों की आलोचना निम्न आधारों पर की गई है। सबसे पहला आधार है, मूल अधिकारों में इतने प्रतिबंध लगा दिए गए हैं कि इनके बारे में कहा जाता है कि संविधान द्वारा एक हाथ से मूल अधिकार प्रदान किए गए हैं और दूसरे हाथ से इन्हें ले लिया गया है। अर्थात जब हमने पढ़ा था समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, तो उनमें कई सारे प्रतिबंध जो हैं वो राष्ट्रहित में या किसी भी कारण से उन पर प्रतिबंध लगाए जाते हैं। तो आलोचक जो है वो इस आधार पर भी इनकी आलोचना करते हैं कि मूल अधिकारों में इतने प्रतिबंध लगा दिए गए हैं कि इनके बारे में कहा जाता है कि संविधान द्वारा एक हाथ से मूल अधिकार प्रदान किए गए हैं और दूसरे हाथ से वापस इन्हें ले लिए गए हैं। दूसरा है, आपातकाल के समय मूल अधिकार स्थगित किया जाना न्यायोचित है, यानी आपातकाल के समय तो इनको स्थगित किया जाना फिर भी न्यायोचित है, न्याय संगत है, लेकिन शांति काल में भी मूल अधिकारों पर स्थगन किया जाना इनके अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लगा देता है। विशेष रूप से सामान्य परिस्थितियों में भी निवारक नजरबंदी की जो व्यवस्था की गई है वह कटु आलोचना का विषय रही है, यानी निवारक नजरबंदी पढ़ा था हमने, तो ये एक आलोचना का विषय रहा है। हरि विष्णु कामत ने इन व्यवस्थाओं का विरोध करते हुए संविधान सभा में कहा था, इस व्यवस्था द्वारा हम तानाशाही राज्य की और पुलिस राज्य की स्थापना कर रहे हैं। तो इस आधार पर भी इसकी आलोचना की जाती है। तीसरा आलोचना का आधार है इसका, मूल अधिकार भारतीय नागरिकों को व्यवस्थापिका की निरंकुशता से सुरक्षा प्रदान करने में समर्थ नहीं है, यानी व्यवस्थापिका जो है वो निरंकुश हो जाती है, तो मूल अधिकार जो है वो भारतीय नागरिकों को व्यवस्थापिका की निरंकुशता से कोई किसी प्रकार की सुरक्षा प्रदान करने में वो समर्थ नहीं है। संसद तथा विधानसभा द्वारा बनाए गए कानून वैध हैं, चाहे वे नागरिक हितों के प्रतिकूल ही क्यों न हो। अर्थात संसद ने और विधानसभा ने जो कानून बना दिए हैं वो वैध माने जाते हैं, उनको कोई चैलेंज नहीं कर सकता है, चाहे वो नागरिकों के हितों के प्रतिकूल ही क्यों न हो। तो इस प्रकार भी आलोचक जो हैं इन मूल अधिकारों की आलोचना करते हैं। मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंधों की व्यवस्था संविधान में राष्ट्र व समाज विरोधी गतिविधियों को रोकने के लिए की गई है, यानी मूल अधिकारों पर प्रतिबंधों की व्यवस्था जो है संविधान में राष्ट्र और समाज विरोधी गतिविधियों को रोकने के लिए की गई है, लेकिन व्यवहारिक दृष्टि से इनका प्रयोग राजनीतिक विरोधियों के स्वर को दबाने के लिए भी किया गया है। अनेक बार ऐसा देखने में आता है कि अपने राजनीतिक विरोधियों को रोकने के लिए, उनके स्वर को दबाने के लिए, उनकी आवाज को दबाने के लिए इन सबका चीजों का प्रयोग किया जाता है। पांचवा इसका आलोचना का आधार है, मूल अधिकारों के अंतर्गत भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए विशेष संरक्षण की व्यवस्था की गई है, किंतु इसका प्रयोग
वोटों की राजनीति के लिए ही हुआ है। अर्थात मूल अधिकारों के अंतर्गत ही भारतीय संविधान में इन कैटेगरीज को, माइनॉरिटीज़ को, SC ST, इनको विशेष संरक्षण, विशेष प्रावधान दिए गए हैं। लेकिन अब तक देखने में आया है कि इनका प्रयोग केवल वोटों की राजनीति के लिए ही किया जाता है। छठा इसकी आलोचना का आधार है शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो हमने पढ़ा था। यद्यपि स्त्रियों, बच्चों, गरीब कामगारों के हितों की रक्षा के लिए बनाया गया है, किंतु अशिक्षा, बेरोजगारी, गरीबी के कारण इन वर्गों का शोषण व्यावहारिक रूप से नहीं रोका जा सका है। यानी हमारे देश में अभी तक भी जो अशिक्षा है, बेरोजगारी है, गरीबी है, इनके कारण आज भी इन वर्गों का कहीं न कहीं शोषण वो देखने को मिलता है। तो व्यावहारिक रूप से ये शोषण नहीं रुक पाया है। तो आलोचक इस आधार पर भी इनकी आलोचना करते हैं। आलोचना का सातवां आधार है मौलिक अधिकारों को न्यायिक सुरक्षा देने के बावजूद वर्तमान न्यायिक प्रक्रिया लंबी, जटिल व खर्चीली होने से आम नागरिकों के हितों की रक्षा करने में सफल नहीं हो पा रही है। अर्थात छठा जो हमने अधिकार पढ़ा था, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, उसमें था कि मौलिक अधिकारों का यदि हनन होता है, यदि मौलिक अधिकारों को किसी भी स्थिति में किसी के भी द्वारा अगर उनका हनन किया जाता है, शोषण किया जाता है, तो ऐसी स्थिति हम न्यायालय की शरण ले सकते हैं। लेकिन हमारी न्याय प्रक्रिया इतनी लंबी, जटिल और खर्चीली होती है कि आम नागरिक जो हैं वो वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाते हैं और इनका फ़ायदा वो नहीं ले पाते हैं। उपरोक्त आलोचनाओं के बावजूद, यानी आलोचकों ने इन आधारों पर इनकी आलोचनाएं की है मूल अधिकारों की, उपरोक्त आलोचनाओं के बावजूद भी मौलिक अधिकारों का महत्व कम नहीं हुआ है, क्योंकि राष्ट्र की सुरक्षा व्यक्ति की सुरक्षा से अधिक मूल्यवान है। मूल अधिकारों के अतिक्रमण की परिस्थिति अल्पकालिक ही होती है। यानी मूल अधिकारों का जो स्थगन होता है, उनका अतिक्रमण किया जाता है, वो बहुत कम समय के लिए होता है। बहुत विशेष परिस्थितियों में राष्ट्रहित में ही उनका अतिक्रमण होता है। तो फिर भी हम कह सकते हैं कि मूल अधिकारों का महत्व अपने आप में कम नहीं है। और अब हम बात करते हैं, अगला जो टॉपिक है हमारा, नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। हमारे संविधान की एक प्रमुख विशेषता नीति निर्देशक तत्व हैं, जिन्हें संविधान निर्माताओं ने आयरलैंड के संविधान से लिया है। अंडरलाइन कर लें आप, नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड के संविधान से। राज्य के नीति निर्देशक तत्व वे विचार हैं जिन्हें संविधान निर्माताओं ने भविष्य में बनने वाली सरकारों के समक्ष एक पथ प्रदर्शक के रूप में रखा है। अंडरलाइन कर लें, राज्य के नीति निर्देशक तत्व वे विचार हैं जिन्हें संविधान निर्माताओं ने भविष्य में बनने वाली सरकारों के समक्ष एक पथ प्रदर्शक के रूप में रखा है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के शब्दों में, राज्य नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य जनता के कल्याण को प्रोत्साहित करने वाली सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करना है। नीति निर्देशक तत्व राज्य की कार्यपालिका व व्यवस्थापिका के समक्ष आचार संहिता के रूप में है, यानी एक गाइडलाइन के रूप में ये काम करते हैं। देश की मौलिक अधिकार परामर्शदात्री समिति ने यह स्वीकारा था कि इन्हें प्रशासन संचालन हेतु मूलभूत सिद्धांत माना जाए, यानी किसी भी सरकार के समक्ष ये एक पथ प्रदर्शक के रूप में काम करते हैं। संविधान के अनुच्छेद 37 में कहा गया है कि इस भाग में दिए उपबंधों को किसी भी न्यायालय द्वारा बाध्यता नहीं दी जा सकेगी। यानी नीति निर्देशक तत्वों में जितने भी प्रावधान हैं उनको न्यायालय के द्वारा बाध्यता नहीं दी जा सकती है, तब भी इसमें दिए हुए तत्व देश के शासन में मूलभूत हैं और विधि निर्माण में इन तत्वों का प्रयोग करना राज्य का कर्तव्य होगा। अर्थात मान लीजिए कोई सरकार, कोई राज्य जो है वो अगर इनका पालन नहीं करता है तो न्यायालय उनको बाध्य तो नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी अक्सर ये देखने में आया है कि प्रत्येक सरकार, प्रत्येक राज्य जो है वो इनको लागू करता ही है और विधि निर्माण में, अपने यहाँ कानून बनाने में इन तत्वों का प्रयोग वो करता है। ये राज्य का कर्तव्य है। एलजी खेडेकर के अनुसार नीति निर्देशक तत्व वे आदर्श हैं जिनकी क्रियान्वित का प्रयत्न शासन को करना है। संविधान के भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व, भाग 4 में इनका वर्णन है। मौलिक अधिकार भाग 3 में इनका वर्णन था। भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। अंडरलाइन कर लें, संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। अब बात करते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व। लोक कल्याणकारी राज्य की कल्पना को साकार रूप देने, समता पर आधारित समाज का निर्माण करने,
विकास हेतु सभी को समान अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किस लिए है, इनका प्रावधान किस लिए किया गया है, ध्यान दीजिए, अंडरलाइन कर लीजिए। लोक कल्याणकारी राज्य की कल्पना को साकार करने के लिए, समता पर आधारित समाज का निर्माण करने के लिए, विकास हेतु सभी को समान अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से इन नीति निर्देशक तत्वों का प्रावधान किया गया है। संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की परिभाषा सहित अन्य प्रावधानों की व्यवस्था भी की गई है। ये नीति निर्देशक तत्व नागरिकों की शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक समता तथा राज्य के लिए अनुसरणीय नीतियों के विश्लेषण से संबंधित है। अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से इन सिद्धांतों अथवा तत्वों को निम्नलिखित वर्गों में बांटा जा सकता है। यानी नीति निर्देशक तत्वों को अध्ययन के सुविधा की दृष्टि से अलग अलग वर्गों में इनको बांटा है। पहला है आर्थिक सुरक्षा संबंधी निर्देशक तत्व। संविधान निर्माताओं का उद्देश्य भारत में एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना था। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु संविधान में अनेक निर्देशक तत्वों की व्यवस्था की गई है। ये तत्व निम्नलिखित है। संविधान के अनुच्छेद 39 के अनुसार राज्य अपनी नीति इस प्रकार निर्धारित करेगा जिससे कि पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों को समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार हो। यानी राज्य अपनी नीतियां बनाने समय इन चीजों का वो विशेष रूप से ध्यान रखेगा जिससे कि आर्थिक सुरक्षा सभी की उपलब्ध हो सके। समुदाय के भौतिक साधनों का स्वामित्व वितरण इस प्रकार बटा हो जिससे सामूहिक हित का सर्वोत्तम रूप से साधन हो। यानी सामूहिक हित, किसी एक व्यक्ति का हित नहीं, सामूहिक हित का यहाँ पर क्रियान्वयन हो सके। संपत्ति और उत्पादन के साधनों का इस प्रकार केंद्रीकरण न हो कि सार्वजनिक हित को किसी प्रकार की बाधा पहुंचे। यानी जो भी संपत्ति और उत्पादन के साथ जो साधन हैं उनका किसी तरह से सेंट्रलाइजेशन नहीं हो, केंद्रीकरण नहीं हो, बल्कि सभी में उनका वितरण हो ताकि सभी उनका फायदा ले सके। स्त्री और पुरुष दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन मिले, ये भी उसमें प्रावधान किया जाए। श्रमिक पुरुषों और स्त्रियों के स्वास्थ्य तथा शक्ति एवं बालकों की सुकुमार अवस्था का आर्थिक दुरुपयोग न हो। राज्य के द्वारा बच्चों के स्वस्थ रूप से विकास के लिए अवसर और सुविधाएं प्रदान की जाएगी। उन्हें स्वतंत्रता और सम्मान की स्थिति प्राप्त होगी तथा बच्चों और युवकों की शोषण से तथा नैतिक और आर्थिक परित्याग से रक्षा की जाएगी। अनुच्छेद 41 में कहा गया है कि राज्य अपने विकास और आर्थिक सामर्थ्य की सीमाओं के अंतर्गत इस बात का प्रयास करेगा कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी योग्यता अनुसार रोजगार पा सके, शिक्षा प्राप्त कर सके एवं बेकारी, वृद्धावस्था, बीमारी तथा अंगहीन होने की दशा में सार्वजनिक सहायता प्राप्त कर सके। यानी अनुच्छेद 41 में ये प्रावधान किया गया है कि राज्य अपने विकास और आर्थिक सामर्थ्य की सीमाओं के अंतर्गत, यानी जितनी उसकी इकोनॉमिक कैपेसिटी है, वित्तीय प्रावधान जितने उसके पास हैं, वो इस बात का प्रयास करेगा कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी योग्यता अनुसार वो रोजगार उपलब्ध करा सके, उन्हें शिक्षा उपलब्ध करा सके और बेकारी और वृद्धावस्था, बीमारी तथा अंगहीन होने की दशा में उनको सार्वजनिक सहायता, पेंशन आदि चीजें उनको उपलब्ध करा सके। अनुच्छेद 42 में कहा गया है कि राज्य काम के लिए यथोचित और मानवोचित दशाओं का प्रबंध करेगा तथा ऐसी व्यवस्था करेगा जिससे स्त्रियों को प्रसूतावस्था में कार्य न करना पड़े। यानी अनुच्छेद 42 में ये भी व्यवस्था की गई करेगा कि राज्य काम के लिए यथोचित यानी और मानवोचित दशाओं का, यानी ऐसा नहीं है कि व्यक्ति काम कर रहे हैं तो उनके लिए जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उनका ही प्रबंध नहीं हो, तो उनकी प्रबंध की व्यवस्था भी राज्य करेगा। ऐसी व्यवस्था करेगा जिससे स्त्रियों को प्रसूतावस्था में कार्य न करना पड़े, प्रसूतावस्था में प्रेगनेंसी टाइम में उनको काम नहीं करना पड़े। और इसीलिए आपको पता है कि जो भी महिला कर्मचारी होती हैं उनको प्रसूति अवकाश दिया जाता है 6 माह का। अनुच्छेद 43 में कहा गया है कि राज्य कानून द्वारा अथवा आर्थिक संगठनों द्वारा अथवा अन्य किसी प्रकार से ऐसी व्यवस्था करेगा जिससे कृषि, उद्योगों अथवा अन्य क्षेत्रों में लगे हुए सभी श्रमिकों को अपने जीवन निर्वाह के लिए यथोचित वेतन मिल सके, उनका जीवन स्तर ऊंचा उठ सके, वे अपने अवकाश के समय का पूरा उपयोग कर सके तथा उन्हें सामाजिक और सांस्कृतिक उन्नति के लिए सुअवसर प्राप्त हो सके। इसी के साथ इसी अनुच्छेद में यह भी कहा गया है कि राज्य ग्रामीण क्षेत्रों में व्यक्तिगत अथवा सहकारी आधार पर कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देने का प्रयत्न करेगा। 42वें संविधान संशोधन द्वारा आर्थिक सुरक्षा संबंधी निर्देशक तत्वों में 2 तत्व और जोड़ दिए गए हैं। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा ये 2 चीजें और जोड़ दी गई है। इसमें कमजोर वर्गों के लिए निःशुल्क कानूनी सहायता, जो वीकर सेक्शन के जो लोग हैं, गरीबी रेखा से नीचे के बीपीएल, कमजोर वर्गों के लिए निःशुल्क कानूनी सहायता, यानी उनको किसी प्रकार की कानूनी सहायता की आवश्यकता है तो उन्हें निःशुल्क वकील उपलब्ध कराया जाता है। औद्योगिक संस्थाओं के प्रबंधन में कर्मचारियों की भागीदारी बनाने की व्यवस्था। इसी के साथ नवीन अनुच्छेद 43 क के अनुसार राज्य
उचित व्यवस्थापन अथवा अन्य किसी प्रकार से औद्योगिक संस्थानों अथवा अन्य ऐसे ही संगठनों के प्रबंध में श्रमिकों को भागीदार बनाने के लिए कदम उठाएगा। अर्थात अनुच्छेद 43 के अनुसार ये निर्देशित किया गया है राज्य को कि राज्य उचित व्यवस्थापन अथवा अन्य किसी प्रकार से औद्योगिक संस्थानों और अन्य ऐसे ही संगठन के प्रबंध में श्रमिकों को भी उसमें बराबर का भागीदार बनाया जाएगा। अनुच्छेद 48 के अनुसार राज्य कृषि एवं पशुपालन का आधुनिक तथा वैज्ञानिक ढंग से संचालन करेगा एवं गाय, बछड़ों तथा अन्य दूध देने वाले व भार ढोने वाले पशुओं की नस्ल सुधारने और उनके वध को रोकने का प्रयत्न करेगा। यानी ये सब गाइडलाइंस जो हैं वो राज्य के लिए निर्धारित की गई है। 44वें संविधान संशोधन जो कि अप्रैल 1979 में किया गया था, इसके द्वारा एक और तत्व जोड़ा गया है कि राज्य विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले और विभिन्न व्यवसाय में लगे हुए व्यक्तियों के समुदायों के बीच विद्यमान आय, सामाजिक स्तर, सुविधाओं और अवसरों संबंधी भेदभाव को भी कम से कम करने का प्रयत्न करेगा। और अब इसके बाद हम बात करते हैं सामाजिक सुरक्षा और शिक्षा संबंधी निर्देशक तत्वों के बारे में, जो कि हम अगले वीडियो में हम इनके बारे में बात करेंगे। इसके अगले वीडियो में हम इसके आगे का पार्ट पढ़ेंगे, तो संभवतया एक और वीडियो इसका बनेगा, तो आप उस वीडियो को भी देखें। प्लेलिस्ट में जाएं और प्रत्येक वीडियो को आप सर्च करते हुए और हर वीडियो को पूरा देखें। इसी के साथ एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ, ये पॉलिटिकल साइंस के इन लेसन्स के ये नोट्स भी मैंने आपके लिए बनाए हैं। ये सेकंड लेसन के नोट्स हैं, इनको भी आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इनका लिंक मैं अवेलेबल करा दूंगा, वहाँ आप क्लिक करें और क्लिक करके और आप इन नोट्स को पढ़ सकते हैं, डाउनलोड भी कर सकते हैं, प्रिंट भी निकाल सकते हैं। तो चलिए बाकी का पार्ट हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। जब तक आप इन लेसन्स को पढ़ते रहें, वीडियोस को देखते रहें, क्वेश्चन आंसर्स जो हैं वो आप कॉपी में करते रहें, नोट्स को भी पढ़ें और पूरे लेसन की PDF को भी पढ़ें। वीडियो को अगर लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट्स करें और अपने साथियों के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आपको आने वाले वीडियो के सारे नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें और आप वीडियोस देखते रहें।